हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षकों की आकृतियाँ। आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं और उनके शेप्स कैसे होते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नील बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट एनर्जी की ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है सर्कुलर पाथ में या रिवॉल्व करता है। उन सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। बट मैंने ये भी बताया था कि हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड एनर्जी के जो ऑर्बिट होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिट कंसेप्ट को रॉन्ग प्रूफ किया था किसने, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर ने, और साथ ही साथ श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन ने भी। तो ऑर्बिट के फेल होने के बाद जो कंसेप्ट आया था वो था ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल होता है किसी न्यूक्लियस के अराउंड वो 3D स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल जो होते हैं वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर n है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, जो l है एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर वो सबसेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं ऑर्बिटल्स को। तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो सबसेल के अंदर होते हैं और सबसेल जो है वो सेल के अंदर होते हैं। तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं s p d f g h एंड सो ऑन। तो अभी तक जो एलिमेंट नोन है जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं उनके लिए केवल 4 ही ब्लॉक अभी तक यहाँ पे दिए गए हैं। 4 ही टाइप की सबसेल्स अभी तक आई हैं, वो है S P D एंड F। G H को अभी इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम केवल 4 ऑर्बिटल्स की मेनली बात करेंगे जो होंगी S P D एंड F। तो इन ऑर्बिटल्स को S P D F को आज हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इनके शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट है वो है शेप्स ऑफ S ऑर्बिटल्स। S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? S ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड स्पेरिकली सिमेट्रिकल। जो S ऑर्बिटल होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं, वो सर्कुलर शेप के होते हैं और साथ ही साथ ये सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मीन्स न्यूक्लियस से हर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसकी एक सिमेट्रिकल रेडियस बनेगी जहां तक इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और साथ ही साथ ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है। तो हर जगह पे सेम रहेगी तो फिक्स कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी। तो हम कहेंगे कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल मीन्स इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं पाए जाएंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड फॉर एन s orbital the probability of finding electron is the same in all directions at a particular distance from the nucleus। अब यहाँ पे मैंने कुछ s ऑर्बिटल का शेप बनाया हुआ है जिनको मैं अभी समझाऊंगी आपको। तो इसमें अगर मैं इस एग्जांपल को समझाऊं कि ये नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं तो उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है कि जो s ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। ऑल डायरेक्शन मीन्स हर डायरेक्शन में। जैसे ये अगर किसी एटम का न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जितनी होगी उतनी यहाँ भी होगी, उतनी यहाँ भी होगी, उतनी यहाँ भी होगी और उतनी यहाँ भी होगी, उतनी यहाँ भी होगी। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करूंगी तो ये एक सर्कुलर क्या बनेगा, शेप बनेगा। यानी कि हर जगह पे न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जितनी रेडियस पे हम इस पॉइंट को लेंगे उतनी ही रेडियस पे हम इसको भी लेंगे। तो न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या रेडियस पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन
एक फिक्स डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना होके तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हर जगह क्या होगी, इक्वल होगी। और इसका जो शेप मिलेगा एस ऑर्बिटल का वो कैसा मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा। तो ये तो थी शेप की बात। अब हम देखते हैं कि एस ऑर्बिटल होते कितने हैं और कौन से क्वांटम नंबर इस एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हम अगर इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालेंगे तो वो डिपेंड करता है एल की वैल्यू पे, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताएगा कि ये सबसेल जो है कौन सा है और तब जाके पता चलेगा कि उस सबसेल में कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो एल की जो वैल्यू होती है एस ऑर्बिटल के लिए वो कितनी होती है, 0। अगर L 0 है तो N ऑब्वियसली कितना होगा, 1, क्योंकि L की वैल्यू N-1 होता है, तो इसलिए N 1 होगा तो L क्या होगा, 0। और L 0 है तो N भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये मेनली इंडिकेट करता है ऑर्बिटल को। तो N की एक ही वैल्यू हमें मिल रही है, माना कि N की वैल्यू 0 है, बट हम यहाँ 0 को नहीं देखेंगे बल्कि ये देखेंगे कि L बराबर 0 के लिए N की कितनी वैल्यूज है, तो 1 वैल्यू है और वो 1 वैल्यू क्या है, 0 है। और वो 1 वैल्यू अगर 0 होगी तो दैट मीन्स ऑर्बिटल कैसा होगा, S होगा। S में जो ऑर्बिटल के नंबर होते हैं वो केवल 1 होते हैं क्योंकि M की वैल्यू 1 है। क्योंकि N यहाँ पे 0 है तो दैट मीन्स ये कौन सा सबसेल है, S सबसेल है। अब S सबसेल में हमें ऑर्बिटल निकालने हैं तो हम n की वैल्यू देखेंगे तो n 0 तो n भी ऑलवेज कितना होगा, 0। तो n 0 होता है तो एक वैल्यू यहाँ पे n की हमें ऑब्टेन हो रही है। 1 वैल्यू का मतलब 1 ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा किसमें, s सबसेल में। तो s में कितने ऑर्बिटल, 1, और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 2। तो ये था s सबसेल में ऑर्बिटल के नंबर जो कितने होते हैं, 1। तो इसी का शेप हमने बताया कि जो ये 1 ऑर्बिटल होता है ये जो होता है सर्कुलर शेप का होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप का होता है, जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड जो होगी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल डिस्टेंस पे। अगर मैं इस न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर रेडियस ले रही हूँ तो इस पर्टिकुलर रेडियस पे जितनी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इधर होगी उतनी ही यहाँ भी होगी, उतनी यहाँ भी होगी और उतनी ही यहाँ भी होगी। तो न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह पे सेम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी, जिससे हम कहेंगे कि इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, वो हर जगह पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये था एस सबसेल। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं सबसेल के। ये है हमारा 2s सबसेल, ये है हमारा 3s सबसेल और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे 1s सबसेल। तो अगर हम 1s सबसेल को देखें तो 1s में क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर जगह पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि न्यूक्लियस के जितने क्लोज स्पेस हम लेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, और न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे उतनी कम उसकी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि s ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, वो न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे सबसे क्लोज जो होंगे, जैसे कि यहाँ ये सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर की ओर जाएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम 1s की बात करें तो यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे, अब यहाँ पे एक टर्म आता है नोड। तो नोड किसी भी ऑर्बिटल में एक ऐसी साइट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। नोड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है n-1। अब ये n-1 जो है ये हमें बताएगा कि किस s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे। तो n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1s के लिए लिया है तो 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 है, तो n की जगह मैं 1 पुट करूंगी। तो इसके लिए अगर मैं ये रूल लगाऊंगी तो n-1 से, अब 1s के लिए n क्या है, 1 है,
तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी कि 1s ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ नोड है वो क्या है 0 है। यानी कि 1s के ऑर्बिटल में ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी, ऐसी कोई साइट नहीं होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी इक्वल होगी, यानी कि सेम होगी। अब हम लेते हैं 2s ऑर्बिटल को, ये 2s है तो 2s में भी हम यही नंबर ऑफ नोड निकालेंगे। तो n माइनस 1, अब n की वैल्यू इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2 है, तो 2 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 1। तो 2s ऑर्बिटल में कितना नोड है 1 नोड है। तो इसमें देखें तो ये 2s का शेप है, तो इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, न्यूक्लियस के क्लोज जो होगी वहां पे ज्यादा होगी। फिर क्या होगा, ये एक ऐसी साइट आएगी, एक ऐसा सरफेस आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। इसी को हम क्या कहते हैं नोड, इसी को क्या कहेंगे नोड कहेंगे, ये वाले एरिया को, ये पूरे ग्रीन वाले एरिया को, क्योंकि यहाँ पे नोड के नंबर 1 आ रहे हैं तो 1 नोड होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी। फिर हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सडनली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस पर्पल वाले में तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फिर से क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले न्यूक्लियस से इंक्रीज होगी इसके अराउंड, फिर 0 होगी, फिर इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से इसका क्या बनेगा शेप बनेगा। और यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला एरिया है जिसमें मैंने ये लाइन्स बनाई हैं, इसमें ये नोड है, इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 होगी, लेकिन शेप इसका भी कैसा होगा स्फेरिकल होगा। तो ये है 2s का शेप। अब देखते हैं 3s को, तो 3s में भी हम यही नंबर ऑफ नोड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हम लगाएंगे n माइनस 1 फॉर्मूला। तो n के नंबर यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, तो 3 माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नोड हमारे कितने आ गए 2 आ गए। दैट मीन्स कि इसमें दो ऐसी साइट होंगी जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो देखते हैं ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी इस ऑरेंज वाले में। फिर यहाँ पे आएगा पहला नोड, ये पहला नोड होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। तो हम थोड़ा न्यूक्लियस से और दूर जाएंगे तो ये जो ब्लू वाला है इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। और फिर ये नोड आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फिर से क्या हो जाएगी 0। तो इसके बाहर भी फिर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें एक ये नोड है और एक ये वाला नोड है, तो कितने नोड है 2 नोड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और इस जगह पे और इस जगह पे जो दो नोड हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। तो अब मैं इसको फिर से समराइज कर देती हूँ कि s ऑर्बिटल जो होते हैं s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है, l 0 तो m भी हमेशा क्या होगा 0 होगा। दैट मीन्स l बराबर 0 s की वैल्यू को इंडिकेट करता है और m बराबर 0 एक वैल्यू को इंडिकेट करता है, मीन्स s में 1 ऑर्बिटल होता है और वो 1 ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप कैसा होता है सिमेट्रिकली स्फेरिकल। न्यूक्लियस के अराउंड जो होगी इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सेम रहेगी और जहाँ नोड आएंगे वहां पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन इनकी नहीं होती है। अब हम देखते हैं शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि क्वांटम नंबर्स में जो l की वैल्यू होती है p के लिए वो 1 होती है, क्योंकि l इक्वल टू 1 जो है वो p ऑर्बिटल को क्या करता है इंडिकेट करता है। और अगर l की वैल्यू 1 है दैट मीन्स n इसके लिए कितना होगा 2 होगा, क्योंकि l की वैल्यू होती है n-1 जो टोटली डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो n अगर 2 होगा तो l कितना होगा 1 होगा और 1 होगा तो p सब सेल होगा। और यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू लेंगे तो 1 के अकॉर्डिंग m की कितनी वैल्यूज होंगी 3 वैल्यूज होंगी, क्योंकि m की वैल्यू होती है -l से कहाँ तक +l तक। तो -l से +l यानी कि l है 1, तो -1 0 +1
तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज, -1 0 +1, दैट मीन्स m की वैल्यू जो होती हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उस सबसेल में। तो m की यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज हैं, तो इस p सबसेल में ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 3। तो वो 3 ऑर्बिटल्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो 3 ऑर्बिटल्स में पहला होगा हमारा px, दूसरा होगा py और तीसरा होगा pz। तो यानी कि कितनी वैल्यूज है, -1 0 +1। तो 3 वैल्यूज के लिए 3 ऑर्बिटल होंगे, इसको कहेंगे 0, ये होगा +1 और ये होगा -1। तो ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 2 6। तो ये है p ऑर्बिटल्स। तो अब डिस्कस करते हैं इनकी शेप्स को। A p subcell possesses 3 possible orientations in space, यानी कि जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल स्पेस यानी कि 3D में 3 ओरिएंटेशन को शो करता है। The 3p orbitals have the same shape। अब इन जो 3 के 3 p ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, इनके शेप क्या होते हैं, कह रहे हैं सेम होते हैं, बट they are directed along x, y and z axis and having dumbbell shape। तो ये जो 3p ऑर्बिटल है 1 2 3, इनके शेप क्या होंगे, सेम होंगे। तो px का जो शेप होगा वही py का होगा और वही किसका होगा, pz का होगा। तो तीनों के शेप क्या होंगे, सेम होंगे और अलग अलग ओरिएंटेशन में होंगे। एक x एक्सिस के अलोंग होगा, एक y एक्सिस के अलोंग होगा एंड एक z एक्सिस के अलोंग होगा। और इनका जो शेप होगा वो डम्बल शेप होगा। डम्बल मीन्स एक ऐसा शेप जिसके कितने लोब्स होंगे, 2। तो एक लोब ये होगा और एक लोब ये होगा और जो ये बीच में पॉइंट होगा यहाँ पे एक नोडल प्लेन आएगा। नोडल प्लेन में तो जैसे s ऑर्बिटल में नोड होते थे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसे ही p ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन होते हैं, ना कि नोड। और नोडल प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे एक डंबल यानी कि 2 लोब होंगे, एक लोब इस तरफ होगा, एक लोब इस तरफ होगा, इसको डंबल शेप कहते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी वो दोनों लोब में क्या होगी, इक्वल होगी। वो एक में कम एक में ज्यादा नहीं होगी, बल्कि दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पे पहले हम px को देखते हैं। तो px वाले में हमने 3 एक्सिस बनाई है, x, y एंड z। तो यहाँ पे z मैंने इधर लिखा हुआ है, तो x, y, z प्लेन मैंने यहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है। तो इसमें अगर मैं डंबल दिखाऊंगी तो ये px है, तो इसमें जो डंबल होगा वो x एक्सिस पे होगा। अलोंग द x एक्सिस हम डंबल को शो करेंगे। दैट मीन्स कि x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और जगह पे क्या होगी, 0 होगी। तो केवल x एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जितनी इस लोब में होगी उतनी ही यहाँ भी होगी, तो दोनों में इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। और बीच में जो ये पॉइंट है, इससे जो एक प्लेन हम ऐसे डालेंगे तो नोडल प्लेन कहेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और कैसे निकालते हैं नोडल प्लेन, जैसे नोड निकालने के लिए n-1 रूल था, ऐसे ही नोडल प्लेन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है L की वैल्यू। तो L की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही नंबर ऑफ नोडल प्लेन भी होंगे। तो L की वैल्यू यहाँ पे 1 है, नोडल प्लेन में कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें भी एक ही नोडल प्लेन होगा, py में भी एक नोडल प्लेन होगा और pz में भी एक ही नोडल प्लेन होगा। तो तीनों की जो आपको शेप दिख रहे हैं वो सेम है, तीनों ही डंबल शेप्ड हैं, 2 लोब बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग ओरिएंटेशन में है। एक x के अलोंग है तो px डंबल x पे बना देंगे। सेकेंड हमारा py है तो इसमें डंबल जो है वो y एक्सिस के अलोंग बना देंगे। तो x और z में डंबल नहीं आएगा, केवल y वाले में हम डंबल को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये है y के अलोंग जो है ये है हमारा डंबल, तो इसको कहेंगे py। और तीसरा है pz, तो इसमें x एंड y के अलोंग कोई भी डंबल नहीं होगा, केवल z ओरिएंटेशन में यहाँ पे क्या आएगा, डंबल आएगा। तो यहाँ पे जो डंबल बनेगा वो pz के अलोंग बनेगा।
तो ये थे p ऑर्बिटल्स के शेप। तो मैं इसको फिर से समराइज कर देती हूँ कि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब यहाँ पे हम n इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, n इक्वल टू 3 भी, क्योंकि अगर 2p लेंगे तो n इक्वल टू 2 होगा। तो हम कितने भी हायर p ऑर्बिटल ले लें, जैसे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, तो उन सबका शेप डबल ही होगा और 3 ही ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होंगे, px, py एंड pz, और तीनों में जो डंबल होंगे वो अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस होंगे। तो ये है p ऑर्बिटल के शेप। इसी तरीके से s ऑर्बिटल में भी हम 1s लें, 2s लें, 3s लें, 4s लें, 5s लें, 6s लें, 7s लें, तो सबके लिए शेप क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा और सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल होगा।